अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा, और इस प्रोग्राम में डिस्कशन में हमेशा की तरह मेरा साथ देते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ अहमद अबू बकर साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, वो भी डिस्कशन का हिस्सा होंगे। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हम सब जानते हैं इस वक्त जो मुल्क में ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है, अगर हम PTI की बात करें तो PTI की तरफ से बानी PTI को रिहा करवाने के लिए एक नई हिकमत अमली जो है वो तैयार की गई है। कुछ अर्सा पहले हमने सुना था कि बानी PTI ने कहा था कि मैं भूख हड़ताल करूंगा, लेकिन ये ऐलान उन्होंने किया अपने जो उनके लीडरान हैं PTI के लिए, उनसे उन्होंने कहा कि आप जो है वो भूख हड़ताल करेंगे, और अलामती भूख हड़ताली कैंप जो है वो लगा दिया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने उस कैंप में यह खिताब करते हुए कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत की कश्ती में अब इतना पानी आ चुका है कि अब बचाना जो है वो नामुमकिन है। इसी तरह से PTI के सेक्रेटेरिएट पर जो छापा मारा गया, मामलात जो हैं वो ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि अगर 32 अफराद की वहाँ पर गिरफ्तारी थी तो आपने 10 से 12 लोगों को गिरफ़्तार किया और उनकी गिरफ़्तारी ही डाली, बाकी लोगों को आपने गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार क्यों किया। इसके अलावा फिर उन्होंने ये भी कहा कि उस ऑफ़िस में जाना, क्या किसी की कोई गलती थी, क्या किसी ने गलती कर दी, फिर आप वाटर डिस्पेंसर भी वहाँ से उठा कर ले गए। जी अबू बकर साहब, सिचुएशन सारी आपके सामने है। भूख हड़ताली कैंप जो है वो लग चुका है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी अजीब बात है कि डेली बेसिस पे ये भूख हड़ताली जो कैंप है ये कुछ मखसूस आवर्स के लिए हुआ करेगा, 3 से 4 घंटे के लिए। ये कैसा भूख हड़ताली कैंप है? भूख हड़ताल तो वो होती है जो हमने विटनेस की हुई है या जो हमने देखी हुई है, उसमें यही होता है कि जब तक आपके मुतालबात नहीं माने जाते, आप कुछ खाते पीते नहीं हैं और वो सारी दुनिया देखती है उसको। जी आप दुरुस्त कह रही हैं कि ये जो भूख हड़ताल है, असल में इसमें ना तो उस तरह से कोई कलर ऐड हुआ है और ना इसमें कोई दम खम नज़र आ रहा है। ये एक वैसी ही पॉलिसी है जैसे हमने कश्मीर की आज़ादी के लिए 370 जब ख़त्म हुआ था, इंडिया ने लगाया था, तो जैसे हमने कश्मीर को आज़ाद कराना था कि फ्राइडे के फ्राइडे हमने एक नुमाइशी एहतजाज करना था, ये उस तरह की पॉलिसी है। ये भी नुमाइशी और लाजमी तौर पर, चूँकि भूख हड़ताल तब शुरू होगी जब बानी PTI खुद शुरू करेंगे। जब ज़ाहिर है एक जमात के कायद हैं, जब वो खुद भूख हड़ताल की तरफ जाएंगे तो फिर ही मुख्तलिफ शहरों में वो जमात उस पर एहतजाज भी करेगी और उनसे सॉलिडेरिटी भी उनके साथ वो करेगी, खड़ी होगी और ख़ुद भी कैंप लगाएगी। और ये तो मुझे बिल्कुल वक्त इस वक्त नहीं लग रहा, इस वक्त तो सियासी जद्दोजहद का टाइम है। आप बिल्कुल दीवार से अभी नहीं लगे हुए, आपके पास 90 MNAs हैं, आपको मखसूस नशस्तें आपको मिल रही हैं, 50 टेम्परेचर है, और आपकी जो वकला की टीमें हैं वो मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ मुकदमात में वो जीत भी रही हैं और हार भी रही हैं, लेकिन अभी तक जो है वो चीज़ें बराबर लग रही हैं। चैलेंज हो रहे हैं अभी, हाँ चैलेंज भी हो रहे हैं, कहीं आपको रिलीफ भी मिल रहा है। रिलीफ तो नहीं कहना चाहिए कि जहाँ अदालत को लगता है कि आपका हक बनता है वो फैसला आपके हक में आ जाता है। अभी आप एक इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं, आपको तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए कि आगे अगर उसकी कंप्लाइंस नहीं होगी, हुकूमत ने आपकी जमात पर अगर पाबंदी लगानी है या इलेक्शन कमीशन ने उसमें रोड़े अटकाने हैं, तो किस तरह से आपने अपनी लीगल बैटल आगे लेके चलनी है। तो ये तो मेरा ख्याल है आखिरी ऑप्शन होता है, ये जो भूख हड़ताली कैंप होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन हमने देखा है कि जब लीडर जो है वो खुद जब भूख हड़ताल करते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट होता है। मुझे याद है माजी में अल्ताफ़ हुसैन ने एक दफ़ा भूख हड़ताल की थी 90s में, उसकी बड़ी उसकी खबरें भी बनती थी और उसका एक इम्पैक्ट भी था। तो मेरा ख्याल है जब बानी PTI खुद नहीं आएंगे इस तरफ, या पता नहीं उनकी क्या इस हवाले से पॉलिसी है, तो मुझे नहीं लगता कि जब तक वो खुद इसमें शामिल नहीं होंगे, बल्कि इनिशिएटिव ने खुद करना चाहिए था। ये एक अलग बहस है कि भूख हड़ताल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर इस स्टेज पे करनी भी थी तो उन्हें खुद इसके लिए आगे आना चाहिए। जब वो खुद करेंगे तो फिर इसमें एक पॉलिटिकल कलर भी ऐड होगा, एहतजाज भी होगा, जल्द जुलूस भी होंगे, और एक सियासी फ्रंट के ऊपर या जो लोग लिखने और बोलने वाले हैं वो भी शायद उनके हक में बोलेंगे। कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना। देखिए आप जोहर के खाने के बाद आप बैठ जाएं 3 बजे और आप इशा के आप कह लें कि इशाइया से पहले आप उठ जाएं, इससे बानी PTI को रिलीफ मिलना तो मुश्किल है। अलबत्ता जो लीडर हैं उनकी स्मार्टनेस बेहतर हो सकती है, मेरा ख्याल है उनकी डाइटिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। तो इससे ज्यादा तो मुझे इसमें कोई दम खम नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये मजाक उड़ेगा इससे। ठीक है जी नुखैज़ साहब, जो बात आपने मेरा ख्याल है करनी थी वो बात तो आज
ابو بکر صاحب نے کر دی ہے. اس بھوک ہڑتال کو کیا نام دینا چاہیے؟ اس میں آج ابو بکر صاحب نے پھر وہی حرکت نہیں ہے نا, حرکت کی تو بات نہیں ہے, میرا اپنا اس پہ نقطہ نظر ہے. اگر تحریک انصاف کوئی بے تکا کام کر لے تو یہ فرض تو نہیں ہے کہ میں نے اسے ڈیفینڈ کرنا. میرا ایک اپنا اس پہ نقطہ نظر ہے, اور یہ تو عقلی بات ہے. میں کسی اور شاید آپ بھی کریں گے اور میں بھی کروں گا. میرے دوست, میں کسی اور حوالے سے کہہ رہا ہوں. نہیں, مجھے نہیں تھا پتا کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اس ایشو کو لے کر. مجھے لگتا ہے آپ کو پتا تھا میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے. سر میں ابھی نیت نہیں کر سکتا. یہ ابو بکر صاحب نے جو کہا نا جی کہ بانی پی ٹی آئی یا جو کوئی لیڈر خود ہڑتال کریں گے, بھوک ہڑتال پہ جائیں گے, جی جی, پھر اس کا اثر ہوگا, پھر لوگ نکلیں گے, پھر وہ ان کے کارکن بھوک ہڑتال کریں گے. مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا, اگر وہ کر بھی دیں تو. اچھا, یہ 4 دن پہلے کی بات ہے, جیل بھرو تحریک ہوئی ہے. جی جی بالکل. کتنے لوگ جیل گئے, بالکل سامنے کھڑے ہوتے تھے, پولیس آتی تھی, بھاگ جاتے تھے, ناکام ہوئی نا, لانگ مارچ ناکام ہوا. تو پہلی بات تو یہ کہ بانی پی ٹی آئی تو بھوک ہڑتال کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ایک کمال کا سیانے کہتے ہوتے ہیں جی کہ دنیا کا, آپ کو پتا ہے سمیرا سب سے مشکل کام کیا, دنیا کا سب سے مشکل, بھوکا رہنا نہیں, دنیا کا سب سے مشکل کام قربانی دینا نہیں. ٹھیک ہے, خود قربانی دینا نہیں. دنیا کا مشکل ترین کام ہے کسی اور کو قربانی کے لیے قائل کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ صحیح میں بتا رہا ہوں. بالکل صحیح. اور اگر جب آپ کسی اور کو کہیں گے کہ بھئی میں نے تو بھوک ہڑتال نہیں کرنی, آپ کرو, آپ کریں, اور وہ کامیابی سے کر جائیں, تو وہ کامیابی بیسیکلی آپ ہی کی کامیابی. ایگزیکٹلی. یہ جو 3 گھنٹے کی بھوک ہڑتال ہے, یہ تو میں بھی کرتا ہوں, بلکہ اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. میں دوپہر کو کھانا کھا کے آتا ہوں, کوشش کرتا ہوں درمیان میں کچھ نہ کھاؤں, بلکہ اس سے زیادہ میں کرتا ہوں. بھائی میں تو دوپہر کا کھانا کھا کے آتا ہوں, وہ تو کہتے ہیں نا 7 بجے بھوک ہڑتال ختم کر دیں گے, میں تو کہیں 9 بجے ختم کرتا ہوں بھوک ہڑتال. تو پاکستان کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں. یہ 4 گھنٹے کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں میرا خیال. نہیں, فاسٹنگ بھی نہیں. اچھا, میں یہ کہتا ہوں تھوڑا سا ہڑتال کا ٹائم بڑھا لیں, اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا اس میں اثر بھی آ جائے گا. اور جو ان کے لیے فٹنس درکار ہے نا, وہ یہی ہے کہ 3 بجے کھا کے پھر 9 بجے کھائیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ بھوک ہڑتال پہ ہوں تو 3 بجے آپ نے فرض کیا روزہ رکھ لیا بھوک کا, اور آپ نے کہا کہ جی آگے میں 7 بجے تک کچھ نہیں کھانا, تو یہ ذہن میں رہے, پھر ذرا دھیان رکھیے یہ نہ ہو 7 بجے پھر چکن کڑھائی بن رہی ہو, 2 کلو چکن کڑھائی بن رہی ہو. ہمارے ہاں لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ وہ 2 کلو کڑھائی کھا کے اس کے بعد ڈائٹ کوئی سافٹ ڈرنک لے لیتے ہیں, اور اس سے یا وہ قہوہ سا پی لیتے ہیں, اور اس سے ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے کھایا ہے الحمدللہ میں ڈائٹنگ پہ ہوں. پہلی بات تو یہ سمیرا, یہ آن اے سیریس نوٹ, یہ بھوک ہڑتالوں کا انہوں نے بالکل ٹھیک بات کیا ابو بکر صاحب نے, ہڑتالوں وغیرہ سے کچھ نہیں ہونا. صحیح, یہ کرتے رہے ہڑتال, اس کا مذاق ہی بن رہا ہے نا, خود ہم بیٹھ کے مذاق اڑا رہے ہیں. بالکل. بانی پی ٹی آئی نے ہڑتال نہیں کرنی. ٹھیک ہے, وہ کھانے کے شوقین ہے, اور پھر کخ پتہ نہیں چلنا کہ انہوں نے ہڑتال کی ہے کہ نہیں, کیا ہوا ہے, کون وٹنس ہوگا. جو بھوک ہڑتال آپ بتا رہی ہیں نا, ہم نے دیکھی ہے, وہ یہ ہوتی ہے بھوک ہڑتال کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے, پھر گورنمنٹ کو اپنا وقتہ پڑ جاتا ہے, پھر ان کو لے کے جاتے ہیں شکریہ کے ساتھ, معذرت کے ساتھ ان کو کہتے ہیں جی. اور اب یہ ویسے بائی دا وے یہ رہا نہیں, کوئی یہ طریقہ رہا نہیں بھوک ہڑتال والا, پرانے طریقے تھے. تو میری ذاتی رائے میں پی ٹی آئی کو اس وقت بھوک ہڑتال کی بجائے. اچھا نقیب صاحب, لطیف کھوسا صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. کھوسا صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر پہلی بات تو یہ کہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں, انہوں نے جو باتیں کی گرفتاریوں پر, اس پر بھی میں آؤں گی, لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں یہ جو بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, سر یہ کیسے امپیکٹ کرے گا؟ 4 گھنٹے کا کیمپ ہے, اس سے پہلے ہم نے ایسی کوئی مثال نہیں دیکھی. دیکھیں, یہ ایک سمبولک آپ سمجھ لیں کہ احتجاج کا ایک طریقہ ہے کہ پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں, ارکان ہیں, وہ بیٹھ کے بھوک ہڑتالی کیمپ کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ پاکستان کے سب سے ارد عزیز جو قائد ہیں اور جن کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, ان کو جو ہے پابا سلاسل کیا گیا ہے. اور جس طرح آج آپ فرما رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جہانگیری صاحب نے بھی جو تقریر کی ہے, اور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایف آئی آر ہو سکتی ہے. آپ سارے پاکستان میں کیسے ایک مقبول کی آپ ایف آئی آر درج کرتے جو ہے ان کو پابا سلاسل کرتے ہیں؟ تو ہماری یہ ونڈیکیشن ہوئی ہے بنیادی طور پر. آپ دیکھیں کہ قائد بانی قائد ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں, ان کے اوپر 9-10 کے جو ہے 200 کے قریب 150 کے قریب کیسز درج کر دیے ہیں. حالانکہ بقوہ تو ایک ہی متصور کیا جا سکتا ہے نا کہ گرفتاری سے پہلے انہوں نے کوئی بقول اس طرح سے کہ
कोई उन्होंने वो इयानत की या रहनुमाई की, मुझे कोई गिरफ्तारी करती है तो आपने एहतजाज करना है, तो एक ही इयानत हो सकती है ना। आप सारे पाकिस्तान में उनके खिलाफ कैसे आप FIR दर्ज कर सकते हैं? तो एक बात तो ये है। फिर दूसरा, हमारा मैंडेट चोरी किया गया है अवाम का। फॉर्म 47 की हुकूमत है जो बिल्कुल इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वो कैसे कभी तो हमें गद्दारी का फतवे देती हैं और कभी कहते हैं कि आपके ऊपर जो है आर्टिकल 6 के मुकदमात कायम किए जाते हैं, कभी पार्टी को बैन करने की बातें करते हैं। तो ये अदालत उज़्मा की भी तज़हीक कर रही हैं, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात है और जमात रहेगी और मखसूस नशिस्तें इनको जो है लौटाई जाती हैं, ये उसको भी तज़हीक कर रहे हैं। सर आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी भी एक्टिव हो गई है फैसले को चैलेंज करने के लिए, नून लीग ऑलरेडी एक्टिव है। सर अपनी एनर्जी को वहाँ पर लगाने की बजाय इस तरह से वेस्ट करना और फिर एक अलामती भूख हड़ताल जिसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं होगा, सर ये समझदारी है आपकी नजर में? इम्पैक्ट नहीं होगा, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है। आपका क्या ख्याल है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, आपकी जो कुछ सर इंटरनेशनली तो बहुत सारे फोरम से ये कहा गया लेकिन उसका भी इम्पैक्ट नहीं हुआ ना, तो ये बात ये है कि आपकी गलतफहमी है कि उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अगर आप समझती हैं कि इम्पैक्ट नहीं हुआ है तो भले कर लें। ये तो हमारा जब से पाकिस्तान बना है उसका इम्पैक्ट नहीं है। हमने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा और हमने कहा पाकिस्तान और फातिमा जिन्ना नहीं चल सकती हैं साथ। हमने उनके लिए क्या कुछ किया, और फिर उसके बाद हमने जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात आई थी हमने उसको भी गद्दार कह के उसको जो है न सिर्फ मुल्क तोड़ दिया, अब मैंडेट तस्लीम करने से इनकार किया। हमने जुल्फकार अली भुट्टो को भी गद्दार कहा और हमने कहा भुट्टो और पाकिस्तान नहीं चल सकते, हमने उसको लहर में उतार दिया। हमने बेनजीर भुट्टो को गद्दार कहा, सिक्योरिटी रिस्क का, हमने उसको भी खत्म कर दिया। हमने नवाज शरीफ को कहा गद्दार है और नवाज शरीफ और पाकिस्तान नहीं चल सकते, हत्ता कि उसको उम्र कैद सजा कर हुई हाईजैकिंग प्लेन में। हमने फिर अब इमरान खान को पाबा सलासल कर दिया कि इमरान खान और पाकिस्तान नहीं चल सकते। यार बस कर दें ये गद्दारी का और फतवा लेने। खोसा साहब मुझे आप यकीन करें, आपकी बात सुन के ना मुझे बड़ी तसल्ली हुई है और मुझे खुशी हुई है कि आपने ये जो सारी लिस्ट गिनवाई है इसमें आपने कोई बायस नहीं रखा। exactly. और जो हालात जो सिचुएशन सबके नाम लिए हैं, आप बेशक जिस पार्टी के भी हैं लेकिन आपने सबके नाम लिए और जेन्युइन बात की है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि गद्दारी के इल्ज़ामात जो हैं वो तो हमने ये बातें तो खान साहब के दौर में भी सुनी, ख्वाजा आसिफ पे वो आर्टिकल 6 लगाने की बात करते हैं, बातें तो उस दौर में भी होती रही ना सर? नहीं तो ख्वाजा आसिफ क्या वो कहते थे शर्म कोई होती है, कोई हया होती है। उनको खुद शर्म और हया आती है कि वो डॉक्टर रेहाना डार से हारने के बाद वो वफाकी वजीर बन के बबांग दोल जिस डिठाई के साथ नहीं सर मैं ये नहीं कह रहा खोसा साहब, सॉरी मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ पे आर्टिकल 6 लगाने की बातें तो खान साहब भी करते रहे हैं। चलें जिसने भी बात की है, गलत बात को मैं तो कभी दुरुस्त नहीं कहूंगा। देखिए गद्दारी के फतवे देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी मुल्क और कौम के साथ ज्यादती करता है, मैंडेट चोरी करता है, मैं उसको उससे भी बड़ा मैं समझता हूँ वो रियासत का दुश्मन है। गद्दारी का मैं फतवा नहीं देता, लेकिन आप बताएं कि अगर आप मैंडेट चोरी करके हक हुक्मरानी अवाम को महरूम कर देते हैं जी जी। और फॉर्म 47 से आप घुस बैठ के आप हुक्मरान बन जाते हैं, हुकूमत आप किसी और की जो है बैसाखियों पर चढ़ के हुकूमत करते हैं, तो मुझे बताएं मैं उसको क्या कहूँ? अच्छा खोसा साहब, सर हमें ये बता दें कि बानी PTI जो हैं, चूँकि ये सारा मामला आपकी जो भूख हड़ताल है उनकी रिहाई के लिए और फेयर ट्रायल के लिए हो रही है ना, तो जब वो इसमें खुद कब शामिल होंगे, क्या प्लान है? चूँकि आपकी जमात भी तो तभी मोबिलाइज होती है ना जब खान साहब कोई पोजीशन लेते हैं। नहीं अभी हम बिल्कुल, मुझे बताएं कि आपका क्या ख्याल है? 45,000 वोटों से मैं जीता हूँ, ना मुझे कैंपेन करने दी गई लाहौर में से, ना मुझे जो है जलूस निकालने दिया, ना मुझे बैनर लगाने दिया गया, ना मुझे हैंडबिल लगाने दिया गया। आपको ख्याल है कि मुझे वोट मेरे नाम पे मिला है? देखिए अब ये एक चीज सरू ने पता था ना लोग आपसे प्यार करते हैं आपको, आप देखें आपके नाम पे क्यों नहीं मिल सकता? आप भी तो एक मशहूर शख्सियत है सर, दुनिया जानती है आपको। पानी है लेकिन मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। आप जी
आपकी इनायत का नवाज़ हल्का सा मक्खन लगाया मैंने आपको, लेकिन आपने पकड़ लिया मगर मैंने कबूल नहीं किया। अच्छा खोजा साहब, ये भी बता दें कि मसलसल ये जो इंतखाबात वाला मामला है जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, अब ये बरतानवी जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसमें भी आज हेयरिंग हुई है, पहले ये कांग्रेस में मामला आ चुका है, और मुल्क के अंदर जो है वो हुकूमत और हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है वो दबाव बढ़ा रही है कि तहरीक इंसाफ जो है उसकी इंटेंशंस जो हैं वो इन तहकीकात से ज़्यादा हैं, शायद कौमी सलामती के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इस पे थोड़ी पोजीशन कोई क्लियर कर दें सर, ये किस लिए सब कुछ हो रहा है? ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी सिक्योरिटी रिस्क वही है जो ये कह रहे हैं। उन्होंने मुल्क तोड़ दिया लेकिन अवाम को इक़्तिदार 1971 में न दिया। आपका क्या ख्याल है, कोई और वजह थी मुल्क टूटने की? सिर्फ यही वजह थी। और उस वक्त जो है वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के सबसे बड़े चीफ सपोर्टर और बंगाल यानी ईस्ट पाकिस्तान में सारी कैंपेन मुजीबुर रहमान ने चलाई थी, अगर आपको याद होगा, जिनको हमने कहा कि ये सिक्योरिटी रिस्क है और हमने कहा पाकिस्तान और वो साथ नहीं चल सकते। यार बस कर लें, क्यों फिर दोबारा वेस्ट पाकिस्तान के पीछे, ईस्ट पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं? वही कुव्वतें जो जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान तोड़ा, अब वो यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी अवाम के इक़्तिदार को वो मानने को तैयार नहीं है। तो कब तक ये चलेगा? आप देखेंगे आप KPK में कितनी जो है खल्फशार हो रही है। आप देखें रिसेंटली आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ, आप देखें जो है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। अभी पंजाब में तो जिस तरीके से एक ये गैरिजन स्टेट बन गया है पंजाब, ये पहले हम पुलिस स्टेट कहते थे, अब गैरिजन स्टेट है। अगर आप ने सारे जो है अजला में, सारे जिलों में सेक्टर कमांडर, ब्रिगेडियर, कर्नल्स और मेजर्स और फौजियों को सौंप दिया है कि वो फॉर्म 47 का भी वो करें, PTI के कारकुनों को भी वो अंदर करें, जलसे भी वो ना करने दें, एडमिनिस्ट्रेशन सारे पर भी कब्जा कर लें, तो फिर मुझे बताएं कि बॉर्डरों का हिफाजत कौन करेगा? और आज जो एक मेजर या कैप्टन या हमारा हवलदार या सिपाही शहीद होता है, यकीन करें खून के आंसू रोता है दिल, इसलिए कि वो हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे वो है। और अगर आप यहाँ सारे अपनी तवज्जो बिल्कुल सारी जो है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक पार्टी को बखेर कर उसको दफन करने पर लग जाएंगे। बस एक खोजा साहब ये बता दें, ये जो आप सूरत हाल बता रहे हैं ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अफसोस ये है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो इस नैरेटिव के लिए हर दौर में हमने देखा अपना कंधा पेश करते हैं। तहरीक इंसाफ भी बड़े बबांगे दोल नारे लगाती रही है कि नवाज शरीफ मोदी के यार हैं और फला हैं और उनकी जो शुगर मिले हैं उनमें इंडियंस आते हैं, 100 प्रॉब्लम इस तरह की बातें हुई हैं। एक ज़माने में सिक्योरिटी रिस्क एस्टेब्लिशमेंट करार देती थी पीपल्स पार्टी को भी, तो अब भी यही हो रहा है आपकी जमात के खिलाफ। तो ये कब तक ऐसे चलना है सर? इस पर कोई पॉलिटिशियन को सर नहीं जोड़ना चाहिए, कोई पॉलिटिकल माइंड को आपस में एंगेज नहीं करना चाहिए? आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन अगर सियासी यतीमों को जिनको 17 सीटें, सिर्फ 17 सीटें मुस्लिम लीग ने उनको मिली हैं, सिर्फ 17, और अगर आप उनको फॉर्म 47 के जरिए जिता के उनको वजीर आजम बना देते हैं और दूसरी जमात को सारे रियासती ओहदे दे देते हैं, तो मुझे बताइएगा बदकिस्मती से क्या ये दुरुस्त नहीं है कि धरती माँ को जिस तरह से खानबादों ने लूटा है, क्या उसमें कोई शायबा है किसी को पाकलैंड व्यू के? क्या ये वो वसाइल है? क्या वो वसाइल बताने को तैयार है, या सियासी बयानियां करके वो जो है उठा के बाहर फेंकते हैं? वन हाइड पार्क जो है पैलेस, हसन नवाज ने 50 अरब रुपए का जो है, कहाँ से पैसे आ गए, कहाँ से गए? एक आखिरी सवाल जो है अदालतों ने ब्रेक कर दिया ना सारे लिटिगेशंस में। सर एक आखिरी सवाल ना करें सर एक आखिरी सवाल, और ये जरा इससे हट के जो बात हो रही है ना, अच्छा सर, रिव्यू पिटिशन जो है वो अब लगेगी छुट्टियों के बाद, तो मैंने पूछना था, पहले भी ये बात हुई हमारी एक और साहब से कि रिव्यू पिटिशन छुट्टियां चूंकि आ गई तो जजेस दस्तयाब नहीं होंगे, तो अगर PTI इलेक्शन कमीशन जो है वो PTI की सीटें नहीं देता या स्पीकर साहब कोई उसमें प्रॉब्लम करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था, जजेस ने कहा था कि जी कोई मसला हो तो आप हमारे पास आ जाएं, तो अब PTI कैसे जाएगी? जजेस तो अवेलेबल नहीं होंगे। देखिए, अगर ये तौहीन अदालत पर अंदर जाने की ठान ही ली है इन्होंने, तो ये जस्टिस बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट नहीं है, माफ कीजिएगा, ये अब सीनियर प्यूनी जज साहब इसके सरबराह थे, उन 8 रुकनी जो 8 जजेस जिन्होंने फैसला किया है,
और जस्टिस मंसूर अली शाह नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी है, और उनके साथ जितने जज साहिबान हैं, चाहे वो अतर मिनल्ला साहब हो, चाहे वो जितने मुनीबुर रहमान साहब हो, चाहे वो आयशा मलिक साहिबा हो, चाहे वो बंदों के जितने भी हैं, माफ कीजिएगा, वो इनको स्पेयर नहीं करेंगे। और पहले ही नहीं सर मेरा खोसा साहब मेरा सवाल समझ लीजिए, मैं माजरत चाहता हूँ, शायद मैं समझा नहीं सका। मैं ये कह रहा हूँ कि जज ने तो ये कहा कि हम छुट्टियों में अवेलेबल नहीं होंगे, तो पीटीआई केस कब लेकर जा सकती है? ये तो छुट्टियां मतलब 2 महीने के बाद जाएगी पीटीआई, अगर कंप्लाइंस नहीं होती तो। नहीं बिल्कुल भी नहीं। जाने में तो हम जिस दिन इन्होंने 15 दिन गुजर गए और हमने बयान अल्फी दे दिए, अभी 15 दिन में 2-3 दिन बाकी हैं, हमने सारों के दे दिए, और अगर हमें ये नहीं देते नशिस्तें तो हम चले जाएंगे। ये बाकी सर जजेस आपको अवेलेबल होंगे, आप ही को अवेलेबल होंगे या दूसरों को भी अवेलेबल होंगे? छुट्टियां है ना असल में सर, हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, छुट्टियां हैं तो क्या हुआ, जब भी लगाएंगे लगा लेंगे। लेकिन साथ ही हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी साथ हम दायर कर देंगे कि वो तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी। इन्होंने हमारी फैसला जो हमने सिंबल का दिया उसकी इन्होंने जो है खिलाफ वर्जी की है, गलत तशरीह की है, बल्कि वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन की भी तस्दीक की, आइन से भी मावरा जो है आइन की भी नाराफ किया है। ठीक हो गया खोसा साहब, बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डिटेल में आपने 2-3 इश्यूज पे बात की। अबू बकर साहब, नुखै साहब, आप अपना कमेंट कंप्लीट करना चाहेंगे? मैं ये कह रहा था, चलें इनको लतीफ़ खोसा साहब के जो उन्होंने बातें की हैं उसको भी साथ ऐड कर लेते हैं। असल में प्रॉब्लम पता क्या आ रही है इस वक्त कानून? देखें, पहली बात तो ये उसूली तौर पे जजेस को चाहिए था तफसीली फैसला वो जारी करते। बिल्कुल सही, अभी तक नहीं किया। अच्छा, ये जो कहना होता है ना कि नहीं नॉर्मल कुछ सुमेरा जंगी हालात होते हैं कुछ इस वक्त मुल्क में जो कैफियत चल रही है, पॉलिटिकल जंग, हर बंदा स्ट्रेस में आया हुआ है, डिप्रेशन का माहौल है, गुस्से का माहौल है, ये तो जंग वाले हालात हैं, 2 मुखालिफ फरीक आपस में अंदरूने मुल्क ही एक दूसरे के खिलाफ हुए पड़े। ऐसे जो सीरियस मामलात होते हैं ना उनको टेकअप कर लिया जाता है, सही, उसकी पिटीशन सुनने में कोई हर्ज नहीं था। छुट्टियों पे हम कल भी बात कर चुके हैं कि बच्चों की तो छुट्टियां हमने सुनी है, तो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में क्यों छुट्टियां हो जाती हैं, जजेस को छुट्टियां क्यों चाहिए होती हैं? मतलब आपने सुना है कभी कि अस्पतालों में डॉक्टरों को 2 माह की छुट्टियां हो गई? बिल्कुल भी नहीं। या पुलिस को 2 माह की छुट्टियां हो गई? 2 माह क्यों, 1 माह क्यों? और दूसरी बात, छुट्टियों में तो भाई जंग शुरू हो जाए तो फौजी वापस बुला लिए जाते हैं, उनकी छुट्टियां खत्म कर दी जाती हैं। तो मुल्क में जो माहौल है, जो कियास पैदा हो गया है, इसको खत्म करने के बेशक वो अपोजिशन के हक में फैसला दें, हाँ जी, लेकिन उससे बात तो खत्म होना। अच्छा, दूसरी बात ये कि तफसीली फैसला अभी नहीं आया। तफसीली फैसला ना आने से वो जो उनको लूप होल्स मिल रहे हैं, वो जिस पे बात करें, आज पीटीआई ने भी अपनी पिटीशन उन्होंने रिव्यू के लिए दाखिल कर दी। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने, अच्छा पीपल्स पार्टी रिव्यू पिटीशन से 2 चीजें वाज़ेह हो रही है उसमें कि बहरहाल ये जो कह रहे थे ना कि पीटीआई के साथ मिलकर ये गवर्नमेंट बना सकते हैं, बिल्कुल, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, तो ये तो पता गया कट, ये तो कट गया पता, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसका मतलब है कि इस अगर पीपल्स पार्टी उसमें रिव्यू में जा रही है, इट मींस सवालात वही हैं जो नून लीग ने उठाए या जो इलेक्शन कमीशन पूछा। जी। अगर पीटीआई रिव्यू में चली गई है ना, इट मींस पीपल्स पार्टी रिव्यू में चली, सॉरी, पीपल्स पार्टी रिव्यू में चली गई है, इट मींस के पीटीआई के पाबंदी पर भी पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी होगी। अच्छा, ठीक हो गया, बिल्कुल जाहिर है, ऑब्वियस हो गई, बिल्कुल सही। अच्छा अबू बकर साहब, गिरफ्तारियों वाला जो मामला है, इस पर अब पीटीआई में अब हमने देखा दोबारा गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, जिस पे आज आमिर फ़ारूक साहब, जैसे आमिर फ़ारूक साहब ने भी, खैर उन्होंने भी काफ़ी बातें की हैं और उन्होंने इसके अंदर जितने भी लूप होल्स थे वो उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं उनके ऊपर। ये रऊफ़ हसन साहब को भी दोबारा से फिर गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तारी किस मद में हो रही हैं अबू बकर साहब? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है मखसूस नशस्तों के ऊपर ना, ये जो ताज़ा गिरफ्तारियां हैं, ये मुझे लगता है कि रियासत कह लें, बल्कि एग्जीक्यूटिव आप कह लें, हुकूमत की तरफ से ये एक अपनी तरह से एक रद्द अमल है। और ये रद्द अमल ज़ाहिर है, पॉलिटिकल रद्द अमल तो इस तरह का नहीं होता। सियासी तौर पर तो आप चीज़ों को आप एक लीगल बैटल है, आप उसको लड़ते हैं, अगर फैसला आपके ख़िलाफ़ आ जाए तो बहरहाल आपको तस्लीम करना होता है। लेकिन जहाँ एक दूसरा प्लान हो रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा जाए, पाबंदी लगाने के लिए ज़रूरी है कि दोबारा से गिरफ्तारियाँ की जाएँ, दोबारा से तुंद-ओ-तेज़ किस्म की जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएँ और मुल्क दुश्मनी के और गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए जाएँ। और एक ताकतवर तरीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ चुकी है। जी, बिल्कुल। अब एक पॉलिटिकल माफिया और डिजिटल दहशतगर्दी पूरा एक माहौल सा बन गया हुआ है। और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं
उनकी एक्टिविटीज़ भी अब उस तरह से डिस्कस होना शुरू हो गई हैं। और फिर अब देख लें ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आज जो हेयरिंग हुई है, जाहिर है उस हवाले से अब कुछ मामलात बनेंगे। तो इस सारे मामले को चूंकि हुकूमत जो है, हुकूमत पे 2-3 प्रेशर हैं। एक तो हुकूमत पे प्रेशर है कि वो सुप्रीम जुडिशरी से जो है उससे मामलात उस तरह से कंट्रोल हो नहीं सके या वो फैसले अपने हक में ले नहीं सकी। फिर दूसरा एक प्रॉब्लम है कि उनको अगर कोई बड़ी लेजिस्लेशन करनी है उसके लिए अब नंबर्स का प्रॉब्लम शुरू हो गया। तीसरा उन पर जो सबसे बड़ा दबाव है, ये दोनों चीजें तो है उनको फ्यूचर के हवाले से। दूसरा जो प्रेजेंट डे उनको प्रॉब्लम है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ना इकोनॉमी उस तरह से चल रही है, ना कोई हमें इन्वेस्टमेंट आ सकी, और आम आदमी भी उसी तरह से परेशान है और नाराज है। मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम है। इसके पीछे वजह ये जो नया क्रैकडाउन है, इसके पीछे सर नया जो क्रैकडाउन है क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे, जो जेन्युइन रीजन? मेरा एक बात तो याद रखें साहब की गिरफ्तारी, हाँ ये एक बात तो याद रखें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जी सोशल मीडिया पे जो उन्होंने कहा ना DGISPR ने, डिजिटल और फिजिकल दहशतगर्द, क्या वजह है कि दहशतगर्द जो हमले में मारे जा रहे हैं, जिस अकाउंट से उन दहशतगर्दों की हलाकत की बजाय जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनका तमस्खर उड़ाया जाएगा, उनका मजाक उड़ाया जाएगा, उनको डिग्रेड किया जाएगा, तो वो जो ये अकाउंट पे ये बात लिखने वाला वो किसका साथी शुमार होगा? ऑब्वियसली दहशतगर्दों का, वो दहशतगर्दों का साथी शुमार होगा ना। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि ये जो तकसीम है ना कि जी वो उनके साथ हम क्या सलूक करें, उनके साथ वही सलूक करें जो दहशतगर्दों के साथ करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। वो लिख के कर रहे हैं या जो फिजिकल कर रहे हैं, उनके साथ रियासत को वही सलूक करना चाहिए जो एक दहशतगर्द के साथ ये इम्पैक्ट करती है ना। अच्छा इनको क्यों गिरफ्तार किया गया? सुमेरा एक गिरफ्तारी में आपको और बता दूं, आप हैरान होंगी। अब चूंकि एहतियात से बात करनी है, अब आपने समझना है जो मैं कह रहा हूं। अच्छा ठीक है। और ये PTI के हल्के भी कह रहे हैं, PTI के हमारे कुछ अहम दोस्त हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। एक और अहम जरिए से हमने इसकी तस्दीक की, वो आप समझ लें कि एजेंसी के कोई करीब लोग थे, ठीक है ना, यूं कह लें। जी ये जो खातून पिछले दिनों PTI की रिहा हुई है ना, सनम जावेद, आप कह लें, ठीक है, और वही हुई है। हाँ बिल्कुल। क्या वजह है कि 9 मई और सारे में सामने वीडियो सब कुछ क्यों? ये जो उन्होंने बहुत सारी अच्छी बेहतरीन किस्म की मुखबरियां की हैं, अच्छा, जिसकी मुझे नहीं पता, हो सकता है गलत हो, मुझे तो जिसने बताया मैं वो आपको बता रहा हूं, ठीक है, मुबैना तौर पे कि उनकी मुखबरियों पे कुछ छापे भी मारे गए। ओके। सोशल मीडिया टीम का वो हिस्सा नहीं है, ठीक है, लेकिन जाहिर बात है जो बंदा इतना एक्टिव हो उसको ये जरूर पता होता है कि सोशल मीडिया का कौन सा बंदा क्या कर रहा है। अच्छा ठीक है। इनके सारे जो अकाउंट थे जिन पे काजी फायज ईसा समेत फौज पे गलीज जो तबर्रा किया जा रहा था, वो ट्विटर वाले जो अकाउंट हैं वो वेरीफाइड, वो 2 नीले निशान वाले, ब्लू टिक वाले, ठीक है। और वो वेरीफाइड अकाउंट जब आप उसको अकाउंट करेंगे तो तकरीबन 24-25 लाख रुपया जा रहा है ट्विटर को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पैसा कहां से आ रहा है, ठीक है। अच्छा वो अब अकाउंट जो है वो जाहिर बात है रियासत ने वो बंद किया अकाउंट, ठीक है, और उनका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा आज या कल या चंद दिनों में आपको सोशल मीडिया पे नजर आ जाएगा। कि वो जो बॉट्स या जो जाली अकाउंट जो सारे बनाए हुए थे वो कहां जा रहे हैं। और रऊफ हसन साहब जो हैं, अच्छा आपने कभी गौर किया जी कि रऊफ हसन साहब के साथ अबू बकर साहब, हाँ जी, बैरिस्टर गौहर साहब को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? हाँ, बिल्कुल। बैरिस्टर गौहर साहब को अगर रऊफ हसन साहब के साथ गिरफ्तार करते, टेक्निकल पॉइंट है ये, तो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वकील, वो तो अदालत में जाना था, उन्होंने रिहा हो जाना था, जमानत हो जानी थी ना। अच्छा उनकी जमानत के साथ बैठे बैठाए रऊफ हसन साहब की भी जमानत हो जानी थी। हाँ, एक ही केस शुमार होना था ना कि 2 बंदे पकड़े गए सेम केस में, लिहाजा उन्होंने कहा सेम केस ना हो, ये वकील साहब ने तो रखो साइड ते, वकील साहब ਤੁਹਾਡੇ तो कोई ਅਸੀਂ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ फड़ना, ਤੁਸੀਂ जाओ, सही है, ठीक है। और रऊफ हसन साहब को उन्होंने किया। और रऊफ हसन साहब पे अब आपकी इतला के लिए अर्जा आपने पढ़ भी लिया होगा, पीका एक्ट के तहत सोचा जा रहा है जी उन पे केसेस का, इसमें अदालतों की तश्कील हो रही है, ठीक है सर। और पीका के तहत जो होगा ये देखें। अब ये सारी बात जो है मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, शायद लतीफ़ खोसा साहब ने कहा था, और कि जी अदालतों ने कहा है कि PTI सियासी जमात है, ठीक है जी जी बिल्कुल। अभी तो पाबंदी भी सियासी जमात पे लगनी है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। आइन में पाबंदी के लिए ये जरूरी है कि सियासी जमात पे कोई पाबंदी लगाना चाहे तो वो पहले सियासी जमात। सर आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी है, बार बार मुझे कहा जा रहा है ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने करेंगे, साथ रहिएगा।
ब्रेक बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले नुखैस साहब ने एक हमें इन्फॉर्मेशन दी, मैं थोड़ा सा एक बार फिर से उसको रिपीट कर दूं। पिछले दिनों एक पीटीआई की बड़ी एक्टिव रहनुमा खातून सनम जावेद, जिनको रिहा किया गया, नुखैस साहब ने अभी अपनी बात में ये बताया कि जो वो खातून रिहा हुई हैं उनकी मुखबरी पे, मैंने सनम जावेद का नाम नहीं लिया, ना ले सर, नाम खातून का है। आप देखिए, मैंने कहा है मैं उसका जिम्मेदार हूं, जो आपने समझा मैं उसका जिम्मेदार हूं। मैंने आपकी बात को वैसे ही कोट किया कि पिछले दिनों जो खातून रिहा हुई हैं उनकी मुखबरी पे, आपने सुना है ना? अच्छा। उनकी मुखबरी पे ये गिरफ्तारियां या ये जो अकाउंट्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं। बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं, फेक अकाउंट्स जिनको कह रहे हैं, जो कि रियासत के एंटी बने हुए हैं या चल रहे हैं, इनके ऊपर एंटी रियासत मवाद जो है वो चल रहा है, वो बंद हो रहे हैं, वो उनकी मुखबरी पे। एक बात, दूसरी बात, नुखैस साहब, सनम जावेद का तो मेरे जहन में नहीं था, लेकिन रऊफ हसन साहब के बारे में इस तरह की कुछ बातें सुनने को मिल रही थी। इज दैट ट्रू? एक और साहब हैं, उनका आपके जहन में नहीं आया, वो पीटीआई के सदर हैं, उनका नाम परवेज इलाही है। जी। वो क्यों नहीं नजर आ रहे? वो भी नहीं नजर आ रहे। अच्छा, वो भी क्यों एक पुरस्रार हालात में रिहा हो गए और फिर उसके बाद खामोश हो गए? ये खातून भी पुरस्रार हालात में रिहा हो गई, ठीक है। और जो रऊफ हसन साहब हैं जी, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ आपको वो बातें बताऊंगा जो खुद पीटीआई के अंदर भी लोग कर रहे हैं, ठीक है, और सोर्सेज भी बता रहे हैं, ठीक है। उनका भी कहना है कि रऊफ हसन साहब जो हैं ये डबल गेम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक तो ये कि जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन में ये जो हल्फनामे जमा कराए, हाँ जी, या कराने हैं, उनकी तस्दीक जो है कि ये वाकई हमारी पार्टी है, एक किस्म का टिकट इशू करना पार्टी की तरफ से, सिग्नेटरी अथॉरिटी है वो पार्टी का जो इतलात और नशरियात जिसके पास होती है ना जी, क्या इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होता है, और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कौन है पीटीआई के? रऊफ हसन साहब। अच्छा, रऊफ हसन साहब ही अगर उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन कबूल नहीं करेगा। ओके। सो एक बात तो ये कही जा रही है कि ये रऊफ साहब का ही बताया हुआ मनसूबा है, अच्छा, कि मुझे दोनों तरफ से सुरखरू कर दें कि मुझे गिरफ्तार कर लें, ओके, मैं इलेक्शन कमीशन में जाकर दस्तखत भी ना करने, दस्तखत नहीं करने पड़ेंगे, वो भी खुश, आप भी खुश, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है। ये शेर उलट हो गया। अच्छा, दूसरा कि ये जो इन्फॉर्मेशन, अच्छा, पीटीआई के अंदर भी जो लोग हैं, हाँ, वो शकूक व शबात का शिकार हैं। ये अबू बकर साहब गवाही देंगे इसकी, बड़े लोगों से मिलते रहते हैं। इन तीनों जो ये नाम लिए मैंने, खातून का, परवेज इलाही का, और ये इनका सनम जावेद का, और ये रऊफ हसन का, पीटीआई में इन तीनों के अंदर शकूक व शबात पाए जा रहे हैं। और ये रऊफ हसन साहब के बारे में तो ज्यादा शकूक व शबात। आपको पता है ये नवाज शरीफ के भी स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं, ठीक है, और लिहाजा ये जो मामलात हो रहे हैं, जिस किस्म के मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, और इत्तफाकन सब कुछ हो रहा है, आपका क्या ख्याल है कि इस किस्म के हालात में रऊफ हसन साहब वहां पे उन्होंने बैठना था जहां से सोशल मीडिया ऑपरेट हो रहा है, जी जी बिल्कुल, उस जगह पे बैठना था, कम से कम ना बैठते उस जगह। वहां से तो रैंडमली लोगों को उठाया गया ना, नहीं तो रऊफ साहब को नहीं पता कि किसी भी वक्त मुझे गिरफ्तार किया जा सकता। वहाँ नुखैस साहब, वो जो वकास है की बुनियाद पर, वहां पर पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है उस दफ्तर में ना, वो दफ्तर तो एक और बात बता, नहीं अबू बकर साहब, मैं कहा आपका क्या ख्याल है कि उनको नहीं पता चला कि आज उनको गिरफ्तार किया जाना है? नहीं, जाहिर है नहीं पता होगा, तो जाहिर है वो इसलिए वहां बैठे हुए थे। अगर तो उनको नहीं पता था फिर तो वो वाकई मासूम है। लेकिन मैं एक बात बताऊं सुमेरा, जिनको ये नहीं पता वो भी मासूम है। हाँ, सही नहीं, वो तो है ही मासूम, बल्कि उनको भी चाहिए वो भूख हड़ताल में साथ शामिल हो। मैंने आपको जो बताया है इस पे गौर कीजिए, ठीक है, और मिसिंग डॉट्स में लाइए, तो आपके सामने तस्वीर बन जाएगी। ठीक है, अबू बकर साहब तस्वीर बनती नजर आ रही है। देखिए, इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इनके अपने सोर्सेज और जराए हो सकते हैं, और इसमें कुछ सेहत भी हो सकती है। नहीं, देखें, बात सुने ना, जो पार्टी जो है ना, जिस वक्त उस पर प्रेशर होता है पॉलिटिकली भी, एस्टेब्लिशमेंट से भी उसकी लड़ाई हो, और तमाम जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी उसके पीछे लगे हुए हों, जी जी, तो इस तरह की जो क्या सराइयाँ होती हैं या इस तरह की अफवाहें जो होती हैं, वो एक लम्हे आपको सच लगती हैं, एक लम्हे आपको झूठ लगती हैं। जब आपका कोई जहन किसी बंदे का किसी खास नुक्ते की तरफ जा रहा हो ना, तो जब वो डॉट्स कनेक्ट करता है तो उसको लगता है कि शायद ये रास्ता ठीक है जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से पीटीआई के जो कारकुनान हैं, पार्टी मुंतशिर है, पार्टी क़यादत भी मुंतशिर है, और जाहिर है पार्टी के लोग जो जीत के आए हैं, मुझे लगता है कि वो भी किसी हद तक रिलैक्स हुए हैं।
जिसके नतीजे में आम आदमी में जो बेचैनी है कि हमने वोट भी लिए, लोग भी जिता लिए, फिर उस तरह से पार्लियामेंट में जाकर कोई इम्पैक्ट भी क्रिएट ना हो सका और केसेस भी उस तरह से कायम रहे, और जो लोग 9 मई के मुकदमात में थे वो भी अभी 1.25 साल हो गया, अभी तक उसमें कोई ज्यादा डेवलपमेंट ना हो सकी उनके रिलीफ की हद तक, और बानी पीटीआई भी उस तरह से ना छूट सके मुख्तलिफ मुकदमात में। तो जाहिर है ये जो मायूसी का एक नुक्ता होता है ना, ये पॉलिटिकल वर्कर्स को कई अतराफ में सोचने को मजबूर करता है। कई दफ़ा उन्हें लगता है कि शायद हम में कुछ गलतियां हो रही हैं, कई दफ़ा उनको लगता है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमारे रास्ते में रुकावट हैं। तो ये तरह तरह की कैफियत होती है पॉलिटिकल वर्कर्स की ना। तो जो इनके पास इत्तलात हैं वो तो जाहिर है वक्त जो जो गुजरेगा उस पे जाहिर है एक कंसेंसस होता जाएगा लोगों का। लेकिन जो सनम जावेद का मामला है, मैं ज़ाती तौर पर किसी हद तक जानता हूँ कि उनकी जो डिजिटल का जो आप कह लें जो सोशल मीडिया टीम है पीटीआई की, उनके पास ना तो कोई ओहदा रहा है और ना वो कभी उसकी कोई ओहदेदार रही है उस तरह से, और ना कोई उनकी वो कोई पेड ट्रोल रही है उस तरह से। जितना मैंने उनको पॉलिटिकल मूवमेंट में पीटीआई की जितना उनको ऑब्जर्व किया है, जितनी दफ़ा देखा है या डिजिटल के हवाले से कभी बात की है, तो मुझे वो अपने तौर पर एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक खातून लगी हैं, जिनका उस तरह से पॉलिटिकली एज ए वर्कर भी तहरीक इंसाफ में पहले कोई स्टेटस नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा मेरा ख्याल है कि जो उनका एक एग्रेशन था 9 मई के वाकयात को लेकर, उसको लेकर मेरा ख्याल है वो इस पकड़ में आई, और उसके बाद फिर जिस तरह से वो जेल में रही, फिर जिस तरह से वो आती थी दहशतगर्दी की अदालतों में, जिस तरह नारेबाजी भी करती थी, उनके खुतूत भी आते थे, इस सारी स्ट्रगल ने मेरा ख्याल है उन्हें पीटीआई के अंदर प्रोमिनेंट किया। उस तरह से वो मेंबर नहीं थी, मैं भी कई चीजें उनकी जानता हूँ। एक और नाम है, लेकिन मैंने जानबूझ के सुमेरा वो नाम नहीं लिया, वो भी एक मोहतरम खातून का है, चलें छोड़े पड़े, ठीक है। जिनसे इदारों को हो सकती है, देखिए अब आपने वो हो सकता है आप ही हो, आप माशाल्लाह मोहतरम खातून, ये देखिए आप मुझे माफ कर दे। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने कहा एक और जरिया उनका मालूमात का है जहां से मालूम, वो भी न्यूट्रल। अच्छा, एक सुमेरा एक बात याद रखें कि कल परसों उन्होंने कहा बानी पीटीआई ने कि जी मैंने उधर जीएचक्यू में एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन मैंने यानी वायलेंट कॉल नहीं दी उसको आज सलमान अकरम राजा साहब ने रेस्क्यू भी किया। रेस्क्यू मैं आप मेरा भी जुमला सुन लेना। बात ये है, अगर आप किसी हसास जगह पे ये कॉल दे रहे हैं कि मॉब जमा हो जाए सारा, ठीक है, और लोग आपसे प्यार करने वाले हैं, हाँ जी, और आपकी खातिर वो मर मिटने के लिए तैयार है, और आपको पता है जिस मौके पे मैं कॉल दे रहा हूं यहाँ पे इंतशार बर्पा हो सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है, आप बेशक ना कहें। यानी ये बिल्कुल ऐसे है सुमेरा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात चलो आजकल तो नॉर्मल है, लेकिन कशीदा रहे हैं बहुत ज्यादा, हो भी जाते हैं। तो अगर अवाम का एक जत्था मामले की हसासियत का अंदाजा होना चाहिए, हम बॉर्डर पे लगा दें कि आप बॉर्डर पे जाके जरा ना इंडिया को थोड़ा सा एहतजाज करें, उनके खिलाफ नारे लगा दें, तो उस अवाम को बॉर्डर तक लेके जाने वाला जो है ना वो जिम्मेदार होंगे। उसके बाद वो बॉर्डर क्रॉस कर जाएं या वहां पे वो चिल्लाते हुए पत्थर फेंकते हुए क्या से क्या कर जाए, फिर वो जिम्मेदार है जो लेके गए। जो मॉब को ऐसी जगह लेके जाएगा वो तो इतराफ कर रहे हैं, जो लेके जाएगा फिर ये कोई बात नहीं होती, मैंने उनसे कहा था आराम से बैठना, उसके जिम्मेदार भी वो आप ही हैं। अगर आप लेकर गए थे तो आप ही की बात को उन्होंने मानना था ना, आपकी बात उन्होंने नहीं मानी तो आप ही। सुमेरा मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, कहते हैं 9 मई पे अदालतें, उन्होंने भी कहा DGISPR ने कि अदालतें क्यों रिलीफ दे देती हैं इनको, ये हमला हुआ होता सुमेरा अदालतों पे, हाँ जी, यानी अल्लाह ना करे ऐसा होता कि जी एक पार्टी जो है उसने जो है वो जाके सारे चीफ जस्टिस के घरों के बाहर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी, उन्होंने हाई कोर्ट्स को आग लगा दी, उन्होंने जजेस के चैम्बर जला दिए, उन्होंने चीफ जस्टिस को पकड़ लिया। ये हुआ एक दफा हुआ वो इफ्तिखार चौधरी वाला जब हुआ ना, उससे भी पहले हुआ है 99 में भी हुआ। हाँ, तो उसका खुमियाजा भुगतान साहब की हुकूमत, उसमें आग नहीं लगाई थी, तोड़ की है, जजेस को अपने चैम्बर में महसूस किया। ये आपने कहा ना जजेस को तो आज भी लोग यहाँ आग नहीं लगी थी, मगर बाकी सारी तूफान उसका खुमियाजा उन्होंने भुगताना, आज भी आप जिक्र कर रहे हैं, डिफेंड ना किया करें कोई भी। मैं कह रहा हूँ हाथ मिले बुरी बात है, मैंने कहा सजा मिलनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उन्होंने खुमियाजा भुगताना फिर उसका, बिल्कुल ऐसे। तो आज भी ये जो रियासत, सुमेरा एक बात याद रखें, ये मामूली वाकया नहीं है, बिल्कुल ऐसे जो अच्छा चलें एक और मिसाल ले लें सुमेरा, ये हमला अगर
TTP نے کیا ہوتا, یعنی کور کمانڈر ہاؤس کو انہوں نے آگ لگائی ہوتی, بالکل بالکل, اور چوکیوں کو انہوں نے آگ لگائی ہوتی, اور GHQ کے ساتھ. آپ کو یاد ہے ایک مثال لے لیں, آپ کو یاد ہے ایک ابو بکر صاحب, ایک TTP کا جو دہشت گرد تھے وہ GHQ میں گھس گئے تھے, یاد ہے؟ ہاں جی. کیا سلوک, ایک منٹ, کیا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ؟ نہیں, اس کی سینسیٹیوٹی سمجھ آ رہی ہے. نہیں, کیا سلوک کیا تھا اس پہ کبھی ہم نے یہ کہا کہ نہیں اس کا ٹرائل ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں, اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے بھائی اس نے کیا جرم کیا ہے, اس کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کو یاد رکھیں. بالکل صحیح. آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا, ہم ایک ایک میں آپ سے جواب لے لوں, پھر ہم نے بجلی پر بھی بات کرنی ہے جو کہ بہت ایک ہمارا اہم ایشو ہے. ابو بکر صاحب, مخصوص نشستوں پہ ابھی ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا ہے, پیپلز پارٹی بھی اس میں ریویو میں چلی گئی ہے, اور نون لیگ تو آلریڈی اس نے کیا ہوا چیلنج اس فیصلے کو, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امپیکٹ آئے گا؟ مجھے بس آپ کا شارٹ آنسر چاہیے اس پہ. دیکھیں, پیپلز پارٹی چونکہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی بینیفیشری تھی اور انہیں مخصوص نشستیں میں ملی تھیں, تو وہ فریق ہیں, وہ جا سکتے ہیں, اور ظاہر ہے اب اس کا مجھے نتیجے کا تو علم نہیں ہے کہ ریویو کا کیا آتا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشن ہے, وہ چلی گئی ہے. ان کے پاس ظاہر ہے اس حوالے سے دلائل بھی ہوں گے, اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ان کے پاس انف میٹیریل ہے, یا وہ ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہوں کہ ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے فیصلہ تو جو بھی آ چکا ہے, اب آگے ریورس ہو یا نہ ہو, تو جو ان کا موقف ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوزیشن پہنچانا چاہیے وہاں پہ. جی نخیس صاحب, یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس فیصلے کے ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے, ہاں جی, وہ اس کے مخالف ہے. یہ مخصوص نشستیں صرف اس لیے نہیں کہ وہ بینیفیشری ہے, ٹھیک ہو گیا سر, وہ ویسے بھی ان کا موقف جو ہے, جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں جینون. جی جی. اچھا ابو بکر صاحب, بجلی کے بلوں کا جو بوجھ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ عوام کس قدر پس رہے ہیں اس میں, اور دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور ایک یونٹ جو ہے وہ عوام کی پہنچ سے اس قدر دور ہو گیا کہ اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں. آج ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے, بڑے بھائی کے ہاتھوں بجلی کا بل پے کرنے پہ جب انہوں نے بل مانگا تو وہ لڑائی ایسی ہوئی, اس حد تک ہو گئی کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا. اچھا, یہ FVCI کا جو IPP سے معاہدوں کے خلاف سپریم کورٹ اب جانے کا فیصلہ ہوا ہے, یہ اچھی بات ہے. کس نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا؟ FVCI نے. FVCI نے IPP سے جو معاہدوں کے خلاف جو ہم ایکسٹریکٹ پیمنٹس کر رہے ہیں نا, اس کے خلاف جو ہے وہ اب سپریم کورٹ جانے کا انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے. اور گوہر اعجاز صاحب جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ IPPs کو جو ادا کی گئی کیپیسٹی پیمنٹس ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے, اور اس کے علاوہ پھر درخواست بھی دائر ہوگی. پاکستان چند سالوں میں ایک ہی غلطیاں, ظاہر IPPs کو ہم لوگ پیسے دیے جا رہے ہیں اور وہ قسمت میں دے رہے ہیں, آپ کو سب کو پتہ ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بہت عرصے بعد بھی اگر کوئی اس کے اوپر بولا ہے اور اب بولنا شروع بھی ہو گئے ہیں لوگ, تو یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی افاقہ ہوگا؟ دیکھیں, یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا, اس کے 3-4 پہلو ہیں. ایک تو میں بات کلیئر کر دوں کہ یہ جو معاملہ سپریم کورٹ میں اگر جائے گا تو سپریم کورٹ میں اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں نا, ان کے متعلق اس کے پاس بھی بہت کم اختیارات ہوتے ہیں, چونکہ ایک انٹرنیشنل جو آپ کی اوبلیگیشنز ہوتی ہیں نا, کنٹریکچول, ان کو آپ کی ریاست کو نبھانا ہوتا ہے. چونکہ آپ نے ان معاہدوں کو اگر آپ یک طرفہ طور پر ختم کر دیں گے تو کل کو آپ نے جو انٹرنیشنل آپ کے ڈونرز ہوتے ہیں یا جو آپ کو انویسٹمنٹ آنی ہوتی ہے, اس کے لیے بھی ایک خاص طرح کا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. نمبر 1, یہ پہلے ہم ریکوڈیک کے معاملے میں دیکھ چکے ہیں, سٹیل مل کی جو نچکاری کا معاملہ تھا افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں, وہ ہم دیکھ چکے ہیں. پھر ایک رینٹل پاورز کے معاملے میں ایک ٹرکش کمپنی تھی, اس کا بھی ہم معاملہ دیکھ چکے ہیں. تو اس میں آپ کو جرمانے پڑتے ہیں, تو ججز کے پیش نظر بھی یہ صورتحال ہوگی. لیکن یہ جو نیا ڈیٹا آیا ہے, یہ جو گوہر اعجاز صاحب نے جس طرح سے صورتحال سامنے رکھی ہے, اس سے ایک فائدہ تو ضرور ہوا ہے کہ عام آدمی یا جو اوورآل اس پہ جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ ایک میچور لیول کی طرف جا رہی ہے. مگر اس کی طرف کوئی بھی نہیں بات کر رہا کہ اشرافیہ جو ہے, جو ایلیٹ کیپچر ہے اس ملک کا, وہ اس طرح کے معاہدے مختلف ادوار میں کیے جا رہا ہے. اس کو نہ تو ریورس کرنے کی طرف کوئی کوشش ہوتی ہے اور نہ ان کے کوئی ذمہ داران کا نام لیتا ہے. یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے. اب دیکھیں نا, انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ 1000 کروڑ روپے جو ہیں 4 ایسے پاور پلانٹ ہیں جو بالکل بھی کچھ نہیں پروڈیوس کر رہے ہیں, ایک یونٹ بھی نہیں پروڈیوس کر رہے, ان کو دیے جا رہے ہیں. 1900 ارب روپے اس ایک سال میں ہم نے ان کو دینے ہیں. یہ جو مالی سال ابھی شروع ہوا ہے, اس میں ہم نے تقریباً کو $5.25 ارب دینے ہیں. نیکسٹ مالی سال میں 26-27 میں ہم نے کوئی تقریباً $9 ارب دینے ہیں. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے, کیا ٹیکسز صرف اس لیے اکٹھے کرے کہ صرف ان کی آگے ڈال دیں؟ ان کو پیمنٹس ہم نے قرضوں کا سود علیحدہ سے دینا ہے. اب جو اوورال قرضے ہیں, پرنسپل جو ہیں, وہ ہم علیحدہ سے پے کرنے ہیں. تو پورا پاکستان کا ڈیولپمنٹ جو ہے یا اوورال جو ایک سماجی تانا بان ہے, وہ تو بیچارہ
اس میں فکس ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. عام آدمی پاکستان میں ساؤتھ ایشیا میں صرف اس لیے کما رہا ہے یا تنخواہ یافتہ لوگ اس لیے کما رہے ہیں کہ بجلی اور پیٹرول کے بل دیں. ٹھیک ہے. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. اس میں صرف ایک بات آپ لے لیں کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں، اب یہ اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سونے کی چڑیا ملک ہے یہ اب ان کو مزید نہیں پال سکتا. یہ 77 سال سے 78 سال سے یہ کام چل رہا ہے. یہ جو اس ملک کی آپ کہہ لیں کہ 40 گھرانے ہیں، پہلے 20 گھرانے ہوتے تھے جو انڈسٹریلسٹ ہیں جن کو پہلے پرمٹس ملتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ اس ملک کے غریب لوگ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. یہ تمام طبقات جو بزنسز کر رہے ہیں، بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں جن کی، یا جو سٹاک ایکسچینج میں ہمیں بیٹھے نظر آتے ہیں، یا یہ جو لسٹ ابھی آئی ہے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کی، جو بڑے بڑے گروپس ہیں، ان لوگوں کو سوچنا ہے کہ یہ ملک ہے، اس ملک کا تنخواہ یافتہ طبقہ سروائیو کرے گا، غریب آدمی رہے گا، کچھ کرے گا تو یہ ملک آگے چلے گا. ورنہ ایک مثال لے لیں، جو بنگلہ دیش کی اکانومی ہے نا، ایک منٹ، وہ 6% کے اوپر ان کا جی ڈی پی ریٹ ہے. ہم سے آبادی زیادہ کنٹرول میں ہے ان کی جو پروڈکشن ہے. مگر آپ غربت کو دیکھ لیں یا جو اکنامک اپرچونٹیز ہیں روزگار کو لے کر، اس کو لے کر کتنے موب ہیں وہاں پہ. تو پاکستان تو 26-27 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ ابو نخیس صاحب، 50 ارب روپے میں بننے والی آئی پی پیز جو ہیں اب تک ان کو 400 ارب کی ادائیگی ہو چکی ہے. حکومت نخیس صاحب آپ کو کیوں لگتا ہے، کیا لگتا ہے کیوں گریز ہے ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی، ان معاہدوں کو ریوائیو کیوں نہیں کرتی، اس کے اوپر نظر ثانی کیوں نہیں کرتی؟ سمیرا ایک دلچسپ چیز بتاؤں، وہ آپ کے مزاج کے تو خلاف ہوگی، ابو بکر صاحب کے بھی ہو سکتا ہے سننے والوں کو بھی بڑا عجیب سا لگے، لیکن اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. حکومت کی مائر نہیں کر رہا، آج کل تو دل پاکستان کی بجائے بل پاکستان بنا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو واقعی لوگ بڑے پریشان ہیں. اور جو ابو بکر صاحب نے کہا نا جی، لوگوں کا زیادہ لوگ تو پیسہ کما رہے ہیں یوٹیلٹی بلز کے، پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے. لوگوں کی کمائی کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ یوٹیلٹی بلز میں جاتا ہے. گورنمنٹ سروس ڈیلیوری بھی ساتھ سنیں نا، ہو رہی ہے نا، سروس ڈیلیوری بھی ہے نا، جتنا دنیا میں ایسے ہی ہے نا. اب یہاں بجلی کا بل خود دینا ہے، ایجوکیشن کا بل خود دینا ہے، ہیلتھ کا بل خود دینا ہے. آپ اپنی سیکیورٹی خود دیکھ رہے ہیں تو ریاست کیا دے رہی ہے؟ نہیں، اس کو کھل کے ایڈمٹ کریں کہ ریاست ناکام ہے. بھائی باہر کے ملکوں میں آپ کو فری بجلی ملتی ہے. سر باہر کے ملکوں میں ریاست باقی چیزیں باقی کے ملکوں میں عوام ٹیکس بھی دیتی ہے. تو لینا ٹیکس عوام لینا ٹیکس لیتے ہیں، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں؟ اس طرح لیتے ہیں، اگریسو ٹیکسیشن لیتے ہیں. اتنی اہم بات کرنے لگا تھا انہوں نے ساری بات. اہم بات ضرور کریں آپ سر، لیکن اس طرح سنا نہ کریں. نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کتنے فیصد ہماری عوام پھر مجھے ادھر گھسیٹ لیتے ہیں. ہماری عوام اتنے فیصد ٹیکس نہیں دیتی، بجلی چوری ہوتی ہے یہاں پہ. دنیا بھر میں لوگ خود ٹیکس دیتے ہیں. خدا کے بندے، جب بجلی چوری ہو رہی ہو، اب میں بات کروں گا، آپ جو میں بات کر رہا ہوں تھوڑی دیر چلے میں آپ کی بات برداشت کر لیتا ہوں، میں اپنی بات پہ آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی آپ کو جواب دوں گا، پھر آپ نے ایک اور چلیں آپ پلیز کمپلیٹ کیجئے. سمیرا، یہ جو جب یہ آئی پی پیز آئے اس ملک میں، اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک متبادل سورس آ جائے گا اس ملک میں، ٹھیک ہے، ایندھن کا، یہ جو توانائی کا سورس سولر کی شکل میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. اس وقت جو کنڈیشن تھی وہ اتنی شدید تھی لوڈ شیڈنگ کی کہ اس وقت یہ تھا کہ کسی طریقے سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ عوام کی مشکل ختم ہو. لہٰذا اس وقت جن کمپنیز کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے، وہ عالمی گارنٹر اس میں شامل ہیں. یعنی کہ بات ابو بکر کی ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ یا کورٹس وغیرہ، آپ نے دیکھا ہوگا نارمل بھی کرائے نامہ کہیں آپ سائن کریں کوئی چیز تو اس میں لکھا ہوتا ہے اس کو آپ کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. کچھ لگ بھگ اس ٹائپ کی چیزیں ہوئیں. اب وہ آ گئے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور اس وقت ریٹ بھی ان کے ہائی، لیکن ہمیں اس وقت یہ تھا کہ ہم نے ضرورت ہے یار کچھ بھی ہو جائے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ آپ فرض کیا کاغان گئی ہوئی ہیں، ناران کاغان گئی ہوئی ہیں، اور آپ کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا اور شام ہو رہی ہے، آپ لوگ فیملی کے ساتھ ہیں، مجبوری. تو اس وقت جو مثال کے طور پہ 300 لیٹر والا پیٹرول ہے وہ آپ کو نظر آیا، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں 500 روپے لوں گا. آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے یار، دے دو یہ مجھے دے دو. یہ کیفیت تھی ملک کی. لہٰذا ان کو کہا کہ آپ لگائیں. انہوں نے معاہدے بھی کیے، اور اس وقت تک ذہن میں بالکل نہیں، ابھی بھی نہیں پتا کہ آج سے 5 سال بعد کون سی نئی چیز آ جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی آپ اپنے گھر میں ایک سولر لگوا رہے ہیں، پتا چلا ہے کہ سولر نیا آ رہا ہے وہ جو موم بتی سے بھی چل جائے گا، رات کو بھی چلے گا، تو وہ تو نہیں پتا. سن رہے ہیں نا، نیا آ رہا ہے، اس میں اگر بادل بھی ہوں گے تب بھی چارج ہوگا. تو ابھی تو نہیں نا. وہ جن لوگوں نے لگوا لیے ہیں ان کا تو خرچہ ہو گیا، جنہوں نے لگوا لیے ہیں سورج والے، یہ شمسی توانائی والے، وہ اب کیا ہوا کہ وہ آ گئی ہیں وہ، اور اس کے بعد پروڈکشن شروع ہو گئی.
इसकी एक और मिसाल देता हूं आपको, प्रोडक्शन शुरू हो गई तो अब ये है कि जी वो तो बंद पड़े हैं, ये सुन रही है ना आप, तो फलां तो बंद पड़ा है, तो बंद की हम पेमेंट क्यों करें? हुजूर आपके पास बिजली वाफर है इस वक्त, ऐसा ही है, आप उसको सिस्टम में क्यों नहीं दे रहे? नंबर एक कि आप सिस्टम में देंगे तो उन जगहों पे जाएगी बिजली जहां पे बिजली चोरी हो रही है, आपने वहां पे रोका हुआ है, लोड शेडिंग कर रहे हैं, और सिस्टम भी एक खास बोझ बर्दाश्त कर सकता है, 20,000 मेगावाट। जब आपका सिस्टम एक खास बोझ बर्दाश्त कर सकता है तो वो जो एक्स्ट्रा बन रही है बिजली, इत्तेफाक से वो एक्स्ट्रा बननी शुरू हो गई, सुने ना, वो सिस्टम में नहीं आएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते उनसे कि भाई हमारे चूंकि सिस्टम में नहीं आ रही ना, तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। इसकी भी मिसाल सुन लें, तुम्हारा फिर कागान चलते हैं, फिर कागान मुझे क्लोजिंग भी करनी, बस आखिरी, आप कागान चली गई है गाड़ी लेके, वहां पे आपका एक रिश्तेदार अपनी गाड़ी लेके आया है, यहाँ पे आप किराए की गाड़ी लेके गई हैं, तो यहाँ किराए वाले को क्या कहेंगे कि आपकी गाड़ी हम आगे नहीं लेके जा रहे, तो उसका किराया नहीं देंगे, वो तो देना पड़ेगा। आखिरी जुमला ये भी ले लें कि ये जो IPPs के मुआहदे हैं ये 2032 से लेकर 2032 से लेकर 2052 नहीं, आगे साल 2 साल में भी कुछ खत्म हो रहे हैं, दो चार खत्म हो रहे हैं। चले हम बस यही दुआ करते हैं कि हम आवाम जो हैं उनको रिलीफ मिलता रहे, कोई ऐसी हिकमत अमली अपना लें जिससे अवाम जो हैं उनको सुकून मिले, वो रिलीफ में रहें, उनके लिए महंगाई कम हो जाए, बिजली के बिल कम हो जाए, ताकि उनके मसाइल में कुछ कमी आ सके। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नुखे साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।